टर्बाईन किती आहे त्यावरती आपण ठरवतो की नंबर ऑफ युनिट्स किती आहे. त्या पद्धतीने न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये आपण नंबर ऑफ रिएक्टर कोर्स, ठीक आहे, तर रिएक्टर कोर्स 4 रिएक्टर कोर आहे तारापूर न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये. तर त्यापासून टोटल जनरेशन आपण 1400 मेगावॅट एवढे टोटल जनरेशन करत असतो, ठीक आहे. सो त्याच्या अकॉर्डिंग तो जो व्हिडिओ आहे त्यामध्ये सर्व डिटेल्स दिलेले आहे. तो व्हिडिओ बघण्याच्या आधी आपण एकदा परत ओव्हरव्ह्यू करून न्यूक्लिअर एनर्जी, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट एक्झॅक्टली काय आहे, त्यानंतर आपण पुढे कंटिन्यू करू, ठीक आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय न्यूक्लिअर एनर्जी? द एनर्जी दॅट होल्ड्स न्यूट्रॉन्स अँड प्रोटॉन्स. There are two ways for obtaining energy are. First one is a nuclear fusion and second one is a nuclear fusion, right? So जे काही युरेनियम आणि थोरियम आहे त्यामध्ये जे काही न्यूट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स आहेत तर त्याचं युटिलायझेशन आपण फ्युजन प्रोसेस थ्रू हीट जनरेट करतो आणि ती हीट आपण फायनली स्टीममध्ये कन्वर्ट करून त्याचं कन्वर्जन आपण इलेक्ट्रिसिटीमध्ये करत असतो. सो न्यूट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स, युरेनियम आणि थोरियम ॲटममध्ये जे काही न्यूट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स आहे त्यांची हीट एनर्जीचं कन्वर्जन आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये करत असतो. ते करत असताना आपल्याला फ्युजन प्रोसेस ही इम्पॉर्टंट आहे आणि चेन रिॲक्शन. आता व्हॉट इज मीन बाय फ्युजन प्रोसेस? तर त्या ॲटममध्ये न्यूट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स ज्या ॲटम्स आहेत तर त्या ॲटम्समध्ये आपण स्प्लिटिंग नंबर ऑफ त्याचं जे काही कन्वर्जन आणि नंबर ऑफ पार्टिकलमध्ये करतो तर त्या सर्व प्रोसेस आपण म्हणतो फ्युजन प्रोसेस. फॉर एक्झाम्पल अनस्टेबल न्यूट्रॉन्स आपण स्टेबल टार्गेट न्यूक्लियर्स वरती आपण प्रोटॉन्स वरती जर आपण बंबार्ड केलं तर त्यापासून नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 or more पार्टिकल्स आर स्प्लिटेड. आणि ज्यावेळेस ते पार्टिकल स्प्लिट होत असतात तर त्या स्प्लिट होताना लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट इज जनरेटेड दॅट प्रोसेस, ठीक आहे. त्या प्रोसेसमध्ये लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट ही जनरेट होत असते आणि ती हीट आपण युटिलाइज करतो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी. आता ही जे काही बंबार्डिंग आहे किंवा ही जी काही फ्युजन प्रोसेस आहे ही कंटिन्युअस होत असते आणि कंटिन्युअस हीट जनरेट होत असते. एका पार्टिकलचं नंबर ऑफ पार्टिकल्स त्यामध्ये कन्वर्जन होत असतं. आता ह्या कंटिन्युअस प्रोसेसला आपण म्हणतो चेन रिॲक्शन, ठीक आहे. The heavy nuclei split into 2 smaller parts in order to become a more stable, ठीक आहे. सो याला आपण म्हणतो न्यूक्लिअर फ्युजन प्रोसेस. फ्युजन म्हणजे पार्टिकल आपण स्प्लिट करतो आणि फ्युजन म्हणजे कंबाईन करतो. सो हे आहे फ्युजन, न्यूक्लिअर फ्युजन. लाईट न्यूक्लिआय फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लिआय. जे काही लाईट न्यूक्लिआय आहे तर ते आपण कंबाईन करतो. 2 or more पार्टिकल्स आर कंबाईन टुगेदर बिकम अ हेवी न्यूक्लिआय. लाईट न्यूक्लिआयला पासून आपण हेवी न्यूक्लिआय तयार करतो, नंबर पार्टिकल कंबाईन करून बंच करून, तर त्याला आपण म्हणतो फ्युजन. आणि स्प्लिट करणं म्हणजे फ्युजन. दोन्ही कन्सेप्ट लक्षात, फ्युजन आणि फ्युजन, ठीक आहे. हे झालं तुमचं फ्युजन आणि फ्युजन प्रोसेस. आणि ह्या प्रोसेसमध्येच तुमची हीट जनरेट होते आणि त्या हीटचं कन्वर्जन आपण स्टीममध्ये आणि स्टीमचं कन्वर्जन द्यायला आपण इलेक्ट्रिसिटीमध्ये करत असतो. त्यानंतर मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आहे तुमचं साईट सिलेक्शन फॅक्टर्स. यावरती आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कशन केलं होतं की अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. ज्यावेळेस ती फ्युजन आणि फ्युजन प्रोसेस होते त्यावेळेस जी काही हीट तयार होते ते हीटचं कन्वर्जन स्टीममध्ये करण्यासाठी आपल्याला वॉटरची रिक्वायरमेंट असते, पाण्याची गरज असते, ठीक आहे. सो अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर, ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी फॉर फ्युएल, मशिनरीज अँड फॉर वर्कर ऑर एम्प्लॉईज. तर जो काही प्लांट इन्स्टॉल केलेला आहे तो प्लांट इन्स्टॉल केल्यानंतर त्या जागेवरती जाण्या येण्यासाठी ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी असणं गरजेचं आहे. इट मे बी अ रेल्वे और इट मे बी अ रेल्वेज, इट मे बी अ रोडवेज, राईट. सो द ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी इज अवेलेबल. देन डिस्टन्स फ्रॉम द पॉप्युलेशन. जो काही त्यामध्ये जे काही रिॲक्टर ज्यावेळेस फ्युजन आणि फ्युजन प्रोसेस किंवा हीट तयार होते त्यावेळेस जे काही ॲटॉमिक पार्टिकल जे काही बाहेर पडतात तर ते पार्टिकल हे हार्मफुल असतात, ठीक आहे. सो ते पार्टिकल रेडिओ इलिमेंट्स आपण ज्याला म्हणतो असो, सो ते रेडिओ इलिमेंट्स हार्मफुल असतं पब्लिकसाठी किंवा ह्युमन बिंगसाठी. तर त्यासाठी आपला जो काही न्यूक्लिअर पॉवर प्लॅन्ट आहे तो अवे फ्रॉम द पॉप्युलेटेड एरिया असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर लोड सेंटर, इट इज नियर टू द लोड सेंटर फॉर मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पॉवर लाईन्स. ज्यावेळेस आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो आणि ती कंझ्युमर एंडपर्यंत लोड सेंटरपर्यंत आपल्याला ट्रान्सफर करण्याची गरज पडते, तर ती ट्रान्सफर करत असताना डिलिव्हर करत असताना जे काही डिस्टन्स आहे जनरेटिंग स्टेशनपासून तर लोड सेंटरपर्यंत किंवा कंझ्युमर एंडपर्यंत ते डिस्टन्स मिनिमम असणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपल्याला जी काही ट्रान्समिशन डिस्ट्रीब्युशन कॉस्ट लागते ती कमी लागेल. त्यामध्ये जर बघायला गेलं तर ग्रीडमध्ये तुमचे ट्रान्समिशन पोल्स आले, ट्रान्समिशन कंडक्टर्स आले, इन्सुलेटर्स आले, ठीक आहे. तर टॉवर्स आले, हे सर्व जे काही कॉस्टिंग आहे हे जर डिस्टन्स जास्त असेल तर वाढत जाते. सो इट इज नियर टू द लोड सेंटर. देन लँड क्वालिटी.
how to install the plant at the location, the quality of land is very important part, because the reactor which are installed in that particular land, and it is very strong and heavy. So the foundation of that reactor is most important part. So quality of land is depend, बिकॉज ज्यावेळेस आपण जे काही रिॲक्टर कोर ज्या ठिकाणी इन्स्टॉल करतोय, तर त्यावरती जी काही लँड क्वालिटी आहे, जागेची जी काही क्वालिटी आहे, तर ती फाउंडेशनवरती तुमचं डिपेंड असतं. कशा पद्धतीचं फाउंडेशन आपण देतो हे त्या जागेवरती, जागेच्या क्वालिटीवरती डिपेंड असतं. सो लँड क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट पॉईंट. देन इट इज साईट टू बी अवॉइडेड near to the hospital, near to the school, near to the colleges or industries, because जे रेडिओएक्टिव्ह एलिमेंट्स आहेत ते हार्मफुल असतात. त्यामुळे आपण जनरली हे जे काही पार्ट्स आहेत ते अवॉइड करतो. देन नेक्स्ट पॉईंट इज हाऊ डज अ न्यूक्लियर पॉवर प्लांट वर्क्स. न्यूक्लियर पॉवर प्लांट वर्क्स इन अ सिमिलर वे ॲज अ थर्मल पॉवर प्लांट. ज्या पद्धतीने कोल बर्न करून आपण हीट तयार करतो, त्या हीटचं कन्व्हर्जन स्टीम मध्ये करतो, आणि स्टीम आपण इलेक्ट्रिसिटी, त्याच पद्धतीने फक्त इथं कोल बर्न न करता आपण युरेनियम आणि थोरियम हे फ्युएल यूज करून त्यापासून आपण फ्युजन आणि फ्युजन प्रोसेस थ्रू हीट जनरेट करतो. ती हीट परत आपण स्टीम मध्ये कन्वर्ट करतो, आणि स्टीम आपण युटिलाइज करतो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी. सो न्यूक्लियर पॉवर प्लांट वर्क्स इन सिमिलर मॅनर टू पॉवर थर्मल पॉवर प्लांट. Inside a nuclear power station, energy is released by nuclear fusion in the core of the reactor. Reactor core, जसं बॉयलर त्या पद्धतीने reactor core. Then 1 kg of uranium-235 can produce a much energy as the burning of 4500 tons of coal. म्हणजे जर इफिशियन्सी जर कम्पेअर जर करायला गेलं तर न्यूक्लिअर प्लांटची इफिशियन्सी जास्त असते. ठीक आहे. सो आता हे आपण बेसिक बघितलं. आता तुम्हाला मी काल ज्या पद्धतीने सांगितलं की तुम्हाला पूर्ण जी काही प्रोसेस आहे ती तुम्ही जर वेगळा व्हिडिओ जर बघितला त्यावरनं तुम्हाला व्यवस्थित क्लिअर होईल. ठीक आहे. त्यासाठी मी एक व्हिडिओ प्ले करतोय. व्हिडिओचा जर आवाज तुम्हाला जर आला नाही तर मग मला फक्त सांगा. अदरवाइज व्यवस्थित अंदर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन पूरे जोरों पर चल रही है. शेयर करतोय. तारापुर की यूनिट्स 3 एंड 4 में भारत के सबसे अप टू डेट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर काम कर रहे हैं, और इनमें से हर एक 540 मेगावाट बिजली. ये भारत में सब एक ऐसा बड़ा एंटरप्राइज जो 24 घंटे काम करता है ताकि लगातार बिजली मुहैया कराए. 4 यूनिट्स के जरिए 1400 मेगावाट पैदा करने वाला तारापुर भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है. इस जगह तक दुनिया के बहुत कम लोग ही पहुंच सकते हैं, और पहली बार एक कैमरा क्रू इस बेहद खास इलाके में दाखिल होगा ताकि एक ऐसी दुनिया की झलक पेश कर सके जिसे कम ही लोगों ने देखा है. किसी असली रिएक्टर के इससे ज्यादा करीब आप नहीं पहुंच सकते हैं. किसी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की दीवारों के अंदर क्या होता है, आइए जानते हैं. इस वक्त आपके हाथ में 1 मिलियन यूनिट बिजली है. 1 मिलियन. आप आज यही सब देखेंगे कि किस तरह यहाँ पेचीदा कामकाज को अंजाम दिया जाता है. मैंने पहले कभी किसी साइंस फिक्शन फिल्म के अलावा इतनी फ्यूचरिस्टिक चीज नहीं देखी है. दिस इज तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, अनलॉकिंग पावर. ये मेरे लिए जिंदगी का एक बहुत ही खास मौका है. इस वक्त मैं भारत के सबसे सिक्योर इंस्टॉलेशंस में से एक में हूं, और मेरे पास 24 घंटे हैं इस सबसे हिस्टोरिक न्यूक्लियर प्लांट को एक्सप्लोर करने के लिए. मैं स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी से पहले ही गुजर चुका हूं, एंड फाइनली अब मैं तैयार हूं न्यूक्लियर पावर की दिलचस्प दुनिया में कदम रखने के लिए. तो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर आखिर होता क्या है? ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता चलता कि इन दीवारों के पीछे आखिर होता क्या है, तो वो अपनी इमेजिनेशन की मदद लेते हैं. लेकिन इन दीवारों के पीछे होता यह है कि यहाँ एनर्जी के एक क्लीन सोर्स को इस्तेमाल किया जाता है बिजली पैदा करने के लिए. तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन पूरे जोरों पर चल रही है.
तारापुर की यूनिट्स 3 एंड 4 में भारत के सबसे अप टू डेट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर काम कर रहे हैं और इनमें से हर एक 540 मेगावाट बिजली बना सकता है। पूरी दुनिया में ऐसे कुल 31 देश हैं जिनमें तकरीबन 430 कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद हैं। भारत के पास 20 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो काम कर रहे हैं और इन्हें चलाता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या NPCIL। तारापुर भारत का सबसे खास न्यूक्लियर प्लांट है। जब 1969 में तारापुर में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर बने थे तो ये एक बहुत खास घटना थी। न्यूक्लियर इक्विपमेंट के लिए ये एक बहुत लंबा सफर था जिन्हें विदेशों से मंगवाया गया था। विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्लांट को लगाने के लिए 1964 में जनरल इलेक्ट्रिक USA और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके बाद 2005-2006 में तारापुर में यूनिट नंबर 3 और 4 देसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लगाई गईं। इन चारों के कारण कैपेसिटी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करने लगा। हमारे यहाँ 4 यूनिट हैं। सबसे पुरानी यूनिट नंबर 1 एंड 2 रोजाना 320 मेगावाट बिजली बना रही हैं, यानी कुल मिलाकर 76 लाख यूनिट रोजाना। तारापुर में 3 एंड 4 नंबर वाली सबसे नई यूनिट रोजाना करीब 2 करोड़ 60 लाख यूनिट बनाती है और ये बिजली की बहुत बड़ी मात्रा है। मैं कह सकता हूं कि आज देश में NPCIL कुल जितनी बिजली बना रहा है उसका 1/3 हिस्सा तारापुर में बनता है। इस न्यूक्लियर पावर जनरेशन का सेंटर है वो बड़ा सा डोम के आकार का स्ट्रक्चर जिसके इर्द गिर्द ये पूरा प्लांट बना है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर। सारा एक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में ही होता है, यहीं पर बिजली बनती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस खास जोन में जाएं, आइए समझते हैं कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी तब बनती है जब एनर्जी रिलीज करने के लिए यूरेनियम एटम्स को स्प्लिट किया जाता है। जब कोई न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराता है तो वो कमजोर और अनस्टेबल होकर छोटे छोटे एटम्स में टूटकर ज्यादा न्यूट्रॉन और एनर्जी को रिलीज करता है। इस फिशन चेन रिएक्शन की वजह से हीट रिलीज होती है और उसी के जरिए बिजली बनती है। न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स होता है रॉ यूरेनियम ओर, जिसे प्रोसेस करके उंगली के आकार वाले यूरेनियम डाइऑक्साइड पैलेट बनाए जाते हैं इस तरह के। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अकेले यूरेनियम फ्यूल पैलेट से जितनी एनर्जी मिलती है उतनी एनर्जी हमें 800 किलोग्राम कोयले या तकरीबन 675 लीटर तेल जलाने पर हासिल होगी। फिर इन पैलेट्स को इन मेटल फ्यूल रॉड्स में लोड करके एक साथ मिला दिया जाता है, जिनसे बनता है एक पावर पैक्ड बंडल। ऐसे हर बंडल का वेट तकरीबन 24 किलोग्राम होता है। ऐसे सैकड़ों फ्यूल बंडल्स को एक जायंट सिलिंड्रिकल वेसल में दाखिल करा दिया जाता है जिसे कैलेंड्रिया कहा जाता है और इसे किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का दिल कहा जा सकता है। जब कोई न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराता है तो यूरेनियम एटम 2 छोटे एटम में बंटकर ढेर सारी एनर्जी रिलीज करता है। तो फिशन से पैदा होती है हीट जो पानी से भाप बनाती है। भाप से फिर बड़े टर्बाइन्स घूमते हैं, उनसे चलते हैं जनरेटर और फिर बनती है बिजली। न्यूक्लियर एनर्जी बेशक रिएक्टर से बनती है, लेकिन ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं प्लांट के शायद सबसे इंपॉर्टेंट रूम से। कंट्रोल रूम 24 घंटे बनने वाली न्यूक्लियर पावर का सेंटर होता है और यहाँ हर समय वर्कर्स काम करते रहते हैं। इस वक्त मैं न्यूक्लियर प्लांट के नर्व सेंटर में हूँ, यानी द कंट्रोल रूम। इसी जगह पर न्यूक्लियर प्लांट की हर बेहद माइन्यूट डिटेल पर बड़ी सटीकता के साथ निगरानी रखते हैं। ये शायद कंट्रोल रूम में मौजूद सबसे दिलचस्प स्क्रीन्स हैं। इन्हें आप न्यूक्लियर रिएक्टर का दिल भी कह सकते हैं। ये स्क्रीन्स असल में उस एनर्जी की मात्रा की निगरानी कर रहे हैं जो रिएक्टर में जनरेट हो रही है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रही है। इसका सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है।
ये बहुत सारे पैरामीटर प्लांट के ऑपरेशन से भी जुड़े हैं और सेफ्टी से भी। अगर कोई गड़बड़ होती है तो रिएक्टर 1 सेकंड में अपनी 0.5% पावर गंवा देगा और तकरीबन 3.5 मिनट में पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। इस कंट्रोल रूम में मौजूद बेहद स्किल्ड और ट्रेन्ड पर्सनल हर मॉनिटर पर पैनी नजर रखते हैं और ये पक्का करना उनकी जिम्मेदारी है कि सभी पैरामीटर कंट्रोल में रहें। मैं प्लांट के 20,000 से भी ज्यादा पैरामीटर्स की देखरेख करती हूँ। इन्हें अपनी लिमिट में होना चाहिए, इसीलिए जब भी मैं इन पैरामीटर्स पर नजर डालती हूँ मुझे सावधानी बरतनी होती है। आखिर लोगों की सुरक्षा हमारे हाथ में जो है। कंट्रोल रूम पर जिस आदमी का कंट्रोल है वो है शिफ्ट चार्ज इंजीनियर। हेलो। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके काम का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है? मेरे काम का सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये है कि इस प्लांट को सुरक्षित तरीके से ऑपरेट करना और ऑथराइज पावर लेवल कायम रखना। मुझे लगता है यही सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए। और यहाँ मौजूद सिस्टम वो कितना एडवांस्ड है? इस प्लांट का कंट्रोल सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड है और इस कंट्रोल रूम के अंदर हम सभी सिस्टम पैरामीटर्स की निगरानी करते हैं और सभी कंट्रोल पैरामीटर्स को इसी कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाता है। तो अच्छा, इस यहीं से? मायने से ये प्लांट बहुत ही सेफ है, यानी ये बहुत सिक्योर बिल्कुल है। सिक्योर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम में बाहर से कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं की जा सकती और इसे हैक भी नहीं किया जा सकता। इस कंट्रोल रूम में एक खास मॉनिटर लगा है जो इस इलाके की सीस्मिक एक्टिविटी पर लगातार नजर रखता है। अगर कभी कोई अर्थक्वेक आता है तो ये पावर प्लांट खुद ब खुद बंद हो जाएगा। रोजाना पावर जनरेशन के अलावा रिफ्यूलिंग भी की जाती है जो तारापुर के रोजमर्रा के कामकाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में रिफ्यूलिंग का काम रोजाना किया जाता है जब रिएक्टर काम कर रहा होता है। तो हमारे ये जो ऑपरेशंस हैं ये कंट्रोल रूम से ही अंजाम दिए जाते हैं और इन ऑपरेशंस की निगरानी 2 अलग-अलग कंप्यूटर्स करते हैं जो फ्यूलिंग मशीन के दोनों तरफ लगे होते हैं और इन्हें रिटन प्रोग्राम के हिसाब से ही काम करना होता है और रिफ्यूलिंग को सिलसिलेवार और सुरक्षित तरीके से करने के लिए इस सिस्टम में पर्याप्त सेफ्टी प्रोविजन दिए गए हैं। रिफ्यूलिंग का काम क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में होता है, इसलिए एक आर्म की तरह काम कर रही रोबोटिक मशीनें कैलेंड्रिया के स्लॉट्स में नए फ्यूल बंडल्स को खिसकाती रहती हैं ताकि उनमें न्यूक्लियर फिशन हो सके। और दूसरी तरफ ऐसी ही एक रोबोटिक आर्म इस्तेमाल हो चुके फ्यूल बंडल को निकालती रहती है। अब शायद रिफ्यूलिंग का टाइम है, तो चलिए अब इस प्रोसेस के बारे में और जानते हैं। हाय, क्या आप हमें रिफ्यूलिंग प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं और ये कितनी बार होता है? कुल मिलाकर हमारे 392 चैनल हैं। इन 392 चैनलों में से हम रोजाना 2 से 3 चैनलों की रिफ्यूलिंग करते हैं। इन 2 से 3 चैनलों की रिफ्यूलिंग के लिए हमारे पास 2 मशीनें हैं। एक कैलेंड्रिया के नॉर्थ साइड पर है और दूसरी साउथ साइड पर है। हम इन मशीनों को उनकी पार्क्ड पोजीशन से चैनल पोजीशन तक लाते हैं। हम इन मशीनों को चैनल के जरिए अपने हाई प्रिसीजन सेंसर्स के साथ अलाइन करते हैं। अलाइनमेंट के बाद हम इन मशीनों को चैनल्स के साथ जोड़ देते हैं और फिर हम चैनल की बाउंड्री को खोलते हैं, नए फ्यूल बंडल को एक तरफ से पुश करते हैं। मान लीजिए मैं नॉर्थ साइड से रिफ्यूलिंग शुरू करता हूं, तो मैं नए फ्यूल बंडल को नॉर्थ की तरफ से पुश करूंगा और हम यूज हो चुके फ्यूल बंडल को मशीन के साउथ हिस्से से निकाल लेंगे और ऐसे हमारा फ्यूलिंग का काम पूरा होता है। तो आप इस सारे काम पर यहीं से नजर हाँ, रखते हैं या सभी कहीं और से? पैरामीटर्स का यहाँ से ध्यान रखा जाता है। वो सभी रिमोटली मॉनिटर्ड होते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को एक माइक्रो कंप्यूटर की मदद से पूरा किया जाता है। इस रिफ्यूलिंग के काम को ऑटोमेटिक मोड में किया जाता है। तमाम फीडबैक इस पैनल पर अवेलेबल होते हैं, यहाँ दोनों तरफ, इस कंप्यूटर में भी और इन इंडिकेशंस में भी। सभी फीडबैक पैनल ऑपरेटर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। जल्द ही मैं वो सब देखने वाला हूँ जिसे दुनिया में बहुत कम लोगों ने ही देखा होगा। ये है न्यूक्लियर फ्यूल को लोड किया जाना।
भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट तारापुर के अंदर 24 घंटे बिजली बनती रहती है और इस प्रोडक्शन को जारी रखने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की रिफ्यूलिंग रोजाना करना ऑपरेशन का बहुत जरूरी हिस्सा है। और अब वक्त है कि मैं रिएक्टर में जाऊं ताकि रिफ्यूलिंग के प्रोसेस को देख सकूं, जो मेरे लिए एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस होगा। तो इस वक्त हम प्लांट के सबसे रिस्ट्रिक्टेड जोन में एंटर करने वाले हैं। इस जोन में मेंटेनेंस इंजीनियर्स के अलावा और कोई अंदर नहीं जा सकता। एंड एज यू कैन सी, वी नीड टू वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फॉर दैट। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और गियर का मकसद है हमें रेडिएशन कंटैमिनेशन से बचाना। इस इलाके में क्योंकि बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी है, इसलिए रेडिएशन के लेवल्स की बहुत ध्यान से मॉनिटरिंग करने की जरूरत होती है। न्यूक्लियर पावर शब्द के साथ रेडिएशन हमेशा जुड़ा रहता है, इसे हम अलग नहीं कर सकते। हम कई बार इस शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम इसका मतलब पूरी तरह से नहीं समझते हैं। सो व्हाट डज रेडिएशन एग्जैक्टली मीन्स? हमारा ये यूनिवर्स बना है पार्टिकल से। कुछ पार्टिकल्स एक्सेस एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एक्सेस एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में रिलीज होती है, जिसे रेडिएशन कहा जाता है। हम एक रेडियो एक्टिव दुनिया में रहते हैं। हम रेडिएशन का सामना करते हैं सूरज से, आउटर स्पेस से, पृथ्वी से, यहाँ तक कि अपने खाने और पानी से भी। सच्चाई तो ये है कि आपको एक केला खाने, एक एक्सरे कराने या फिर न्यूयॉर्क के राउंड ट्रिप से जितना रेडिएशन होगा, उतना पूरे साल किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के नजदीक रहने से ना हो। तारापुर में 1 से 4 तक अलग अलग जोन हैं, जो हर जोन की रेडियोलॉजिकल प्रोबेबिलिटी पर आधारित हैं। जोन 1 सबसे कम रेडियो एक्टिव एरिया है, जबकि जोन 4 सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव इलाका है और यहाँ कंटैमिनेशन की संभावना काफी ज्यादा है। किसी ज्यादा कंटैमिनेशन वाले इलाके से कम कंटैमिनेशन वाले इलाके की तरफ जाते वक्त वर्कर्स और इक्विपमेंट की कंटैमिनेशन के लिए बहुत गहराई से जांच होती है, ताकि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के ट्रांसफर होने की संभावनाएं बेहद कम रह जाएं। और अब टाइम है एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस का, एक ऐसा रेयर चांस जो दुनिया में बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है। यानी अब मुझे रिएक्टर बिल्डिंग में दाखिल होना है। अब हम एंटर होंगे रिएक्टर बिल्डिंग 3 में। अभी सामने जो नजर आ रहा है वो मेन एयरलॉक है। यहाँ 2 दरवाजे हैं, ये ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। ये बाहरी कंटेनमेंट डोर है और इसके बाद एक और इनर कंटेनमेंट डोर है। अंदर एंटर होने से पहले हम इस प्रोटेक्टिव गियर को पहनेंगे, ये हैं दस्ताने और जूते। अंदर हमारा रिफ्यूलिंग ऑपरेशन शुरू होने वाला है, तो मेरे ख्याल से आप उस पर भी नजर डाल पाएंगे। बहुत भारी है। एक डोर और भी है। हाँ, एक दरवाजा और है। असल में यहाँ 2 अलग अलग कंटेनमेंट्स हैं। इस रिएक्टर बिल्डिंग में 2 कंटेनमेंट हैं, इनर कंटेनमेंट और आउटर कंटेनमेंट। और इन दोनों दरवाजों के बीच एक डिफरेंशियल प्रेशर है, यानी अंदर वाले दरवाजे और बाहर वाले दरवाजे के बीच। ओके। रीजन ये है ताकि बाहर वाले हिस्से में रेडियो एक्टिविटी ना पहुंच पाए। ये 2 अलग अलग बिल्डिंग है। इस एक बिल्डिंग के अंदर दूसरी बिल्डिंग मौजूद है। तो अब अंदर वाली बिल्डिंग में चलते हैं। ओह माय गॉड, तो आप किसी असली रिएक्टर के इससे ज्यादा करीब नहीं जा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं बहुत करीब से कुछ ऐसा देखने वाला था जो दुनिया में बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। यानी रिएक्टर मशीन में न्यूक्लियर फिशन के लिए एक फ्यूल बंडल को डाले जाने से ठीक पहले क्या होता है। इन नए फ्यूल बंडल्स को यहाँ पहुँचने से पहले काफी तगड़े क्वालिटी चेक्स से गुजरना पड़ता है। ये सारे फ्यूल बंडल हैदराबाद के न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में बनाए जाते हैं। सारा न्यूक्लियर फ्यूल इसी सेंटर में बनता है। इन्हें इस प्लांट में लाकर इनकी क्वालिटी की गहराई से जांच की जाती है। मैन्युफैक्चरर यूनिट से फ्यूल बंडल मिलने के बाद हम 3 टेस्ट करते हैं। पहला है फिजिकल टेस्ट और दूसरा डायमेंशनल टेस्ट और तीसरा इंटीग्रेटेड टेस्ट। विजुअल और डायमेंशनल चेक्स के बाद हम बम्बिंग चैम्बर्स में 3 बंडल्स को रखते हैं और इसे कवर करने के बाद फिर 1 घंटे तक 6 किलो तक हीलियम गैस से इसे हम प्रेशराइज करते हैं। फिर हम इसे अप्रूव करते हैं। हीलियम टेस्ट का मकसद लीक्स का पता लगाना है। जब फ्यूल के नए बंडल इसमें पास हो जाते हैं तो फिर इन्हें फिशन के लिए कैलेंड्रिया में लोड किया जा सकता है।
अब हम इस नए फ्यूल लोडिंग एरिया के अंदर हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। यहाँ से हम फ्यूल को हाथों से लोड करते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। लोड हो जाने के बाद फिर ये फ्यूल सिस्टम के हिसाब से काम करता है। क्या मेरे लिए सेफ होगा? I mean, इसे हैंडल करना? हाँ, नए फ्यूल को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इसे बिना डरे पकड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ऐसे एक बंडल को उठा रहा हूँ, ये थोड़ा भारी है। अब मैं यहाँ इसे रख रहा हूँ। फ्यूल पेयर्स में जाता है, तो क्या आप दूसरा बंडल लोड करने चाहेंगे? Sure, why not? ओह, उफ, इस वक्त आपके हाथ में 1 मिलियन यूनिट बिजली है। इस एक बंडल से करीब क्या 1 मिलियन? 1 मिलियन यूनिट बिजली Oh, बनती it's है। heavy. देखिए, आप तो इसे बड़े आराम से उठा पा रहे हैं। Not that easy. अब यहाँ से ये हाइड्रोलिक रैंप आगे बढ़ेगा और फिर नई फ्यूल मैगजीन में दाखिल होकर उसके बाद वो ट्रांसफर सिस्टम में जाएगा और हम उसके बाद फ्यूलिंग मशीन देखने वाले हैं। All right. तो फिलहाल हम दोनों ने मिलकर लोड कर दी है बिजली की 2 मिलियन यूनिट। 2 million units. Let there be light. ये वो वॉल्ट है जिसमें तमाम कूलेंट चैनल्स हैं और यूरेनियम फ्यूल यहाँ रखा जाता है। इस एरिया में आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर ये एक दरवाजा है और इसमें एक इंटरलॉक भी है। ये दरवाजा नहीं खुलता जब रिएक्टर एक खास पावर पॉइंट से ऊपर होता है, 1% पावर पॉइंट से ऊपर, About 1% power. 0.1% पावर, तब ये नहीं खुलता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर के वॉल्ट वाले 2 एंट्री पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। आप इसमें तभी एंटर कर सकते हैं जब मेंटेनेंस के लिए प्लांट को शट डाउन किया गया हो। इसके अंदर रेडिएशन फील्ड काफी ज्यादा है, लेकिन बाहर ये काफी सेफ है। यहाँ पर Okay. कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब हम व्यूइंग विंडो से अंदर का नजारा देखेंगे। दूसरी तरफ से हम अंदर का नजारा देख सकते हैं। इसे कहते हैं व्यूइंग विंडो और इस व्यूइंग विंडो से आप अंदर जाकर देख सकते हैं। आप करीब जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अंदर जो चीज देख रहे हैं वो है फ्यूलिंग मशीन। मैंने पहले कभी किसी साइंस फिक्शन मूवी के अलावा इतनी फ्यूचरिस्टिक चीज नहीं देखी है। तो ये वो रोबोटिक मशीन है जो हमारे रखे फ्यूल को लोड कर रही है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले लोड किया था। सही कहा आपने यहाँ जो नया फ्यूल रखा था वो इस मशीन में पहुंच गया है। इसने फ्यूल ले लिया है और अब ये इसे इस कैलेंड्रिया या कूलिंग ट्यूब्स में लोड करेगी। यहाँ 392 कूलेंट ट्यूब्स हैं और ये जो मशीन है ये अभी 90 डिग्री के कोण पर घूमकर इन कूलेंट ट्यूब्स के साथ अलाइन करेगी। फिलहाल ये आज की पहली चैनलिंग करने वाली है। इनमें से हर एक का मकसद यहाँ एक खास टेम्परेचर को बनाए रखना है। ये टेम्परेचर कितना होगा, मैं इस बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। अगर आप अंदर ध्यान से देखें तो बाहर की तरफ एक प्लग लगा हुआ है। इसे हम सीलिंग प्लग कहते हैं या क्लोजर प्लग। इन ट्यूब्स के अंदर करीब 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और जो प्रेशर होता है वो होता है करीब 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जहाँ तक इस प्लांट में रिफ्यूलिंग का सवाल है, हम सीलिंग प्लग को 7000 बार निकाल और वापस लगा चुके हैं, यानी कुल 14000 बार हम इसे खोल चुके हैं और बंद कर चुके हैं, यानी ये काफी सेफ है। और जहाँ तक भारत के कुल न्यूक्लियर प्लांट का सवाल है, हम इस ऑपरेशन को करीब 70000 बार अंजाम दे चुके हैं, यानी हम इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर चुके हैं। और आखिरकार इतनी सारी न्यूक्लियर एनर्जी अब पहुंचती है इस मैमथ टरबाइन रूम में। अब मैं टरबाइन रूम के अंदर जा रहा हूं। यही वो जगह है जहां पर बिजली पैदा होती है। लेकिन एंटर करने से पहले बेहतर होगा कि मैं ये ईयरमफ्स लगा लूं, क्योंकि मुझे बताया गया है कि अंदर काफी शोर होता है। ऑल सेट। तारापुर न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पर होता है और पैदा होने वाली इस न्यूक्लियर एनर्जी को इन टरबाइन रूम्स में बिजली में बदल दिया जाता है, जहां अब मैं दाखिल हुआ हूं। ये जगह मुझे वाकई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसी लग रही है। टरबाइन्स के अंदर जो स्टीम बन रही है, उनसे पैदा होने वाली गर्मी मुझे महसूस हो रही है। इन टरबाइन्स के पीछे 2 टर्बो जनरेटर मौजूद हैं और वहां उस मीटर में
हम उस इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं जो मेगावाट्स में जनरेट हो रही है। बिजली के जनरेट हो जाने के बाद इसे एक ट्रांसमिशन नेटवर्क या ग्रिड के जरिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, यानी उन वायर्स के जरिए जो इस हाई वोल्टेज पावर को लंबी दूरियां तय करके सब स्टेशंस तक पहुंचाती हैं। फिर सब स्टेशंस में इस वोल्टेज को स्टेप डाउन करके घरों तक सही वोल्टेज के रूप में लोगों को दिया जाता है। तो दूसरी तरह की एनर्जी के मुकाबले न्यूक्लियर पावर में क्या खास बात है? जो न्यूक्लियर पावर होती है वो लोकेशन न्यूट्रल होती है। इसका मतलब है कि फ्यूल की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखे बिना न्यूक्लियर पावर प्लांट को कहीं भी लगाया जा सकता है। दूसरी बात ये कि न्यूक्लियर पावर एक बेस लोड जनरेटिंग टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है कि ये हफ्ते में 24 घंटे 7 दिन बिजली पैदा करती है, यानी साल में 365 दिन। फिलहाल थर्मल एक बेस लोड स्टेशन के तौर पर काम कर रहा है, जबकि कोयले और पेट्रोलियम जैसे रिसोर्सेज बड़ी तेजी से खत्म हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स को देखें तो वो रुक रुक कर बिजली मुहैया कराते हैं, तो उन्हें बेस लोड स्टेशन नहीं कहा जा सकता है। तो न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत कहां ठहरता है? भारत में 4 दशक से भी अधिक से सुरक्षित न्यूक्लियर पावर जनरेशन हो रहा है। हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुके हैं। हमें डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन में काफी क्षमता हासिल है और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के मामले में हम अपनी योग्यता दिखा चुके हैं। हमारा एक रिएक्टर तो लगातार 750 दिन से भी ज्यादा तक काम करता रहा है। दुनिया के रिएक्टर्स में इसने दूसरी सबसे लंबी ऑपरेशन ड्यूरेशन का रिकॉर्ड बनाया है, जो इस क्षेत्र में एक बड़ी बात है। तो ये बात दिखाती है कि हमारी कॉम्पिटेंसी वर्ल्ड क्लास है। मैन्युअल का ध्यान रखो और ऊपर देखो। लेकिन वर्ल्ड क्लास कोई इत्तेफाक से नहीं बन जाता। तारापुर में कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को हैंडल करते हैं एक्सट्रीमली स्किल्ड पर्सनल, और ये भी इत्तेफाक से नहीं हुआ है कि तारापुर में काम करने वाला हर शख्स यहाँ ट्रेनिंग के एक लंबे और मुश्किल पीरियड के बाद पहुंचा है। बिजली बनाने के हिसाब से ये न्यूक्लियर रिएक्टर एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है। अगर आप कोई न्यूक्लियर प्लांट चला रहे हो तो उसे सेफ और सिक्योर तरीके से चलाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम इसका ध्यान रखते हैं। और हम इंश्योर करते हैं कि चाहे इंडक्शन हो, ट्रेनिंग हो, कंटिन्यूस ट्रेनिंग हो या फील्ड एक्सपीरियंस, हम प्लांट्स को चलाने के लिए जिन भी लोगों को यूटिलाइज करें वो बहुत ही बढ़िया होने चाहिए। इसलिए हमारा क्वालिफिकेशन और लाइसेंसिंग प्रोग्राम बहुत ही इलैबोरेट है। ये लाइसेंसिंग एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जारी करता है। मोटे तौर पर ये 3 अलग अलग लेवल्स पर रिक्रूटमेंट करता है, और ये हैं टेक्नीशियंस, सुपरवाइजर्स और साइंटिफिक ऑफिसर्स। रिटन एग्जाम में शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इनका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। जिस तरह से ब्रीदिंग जरूरी है जिंदा रहने के लिए, उस तरह से ये ट्रेनिंग भी बहुत ही जरूरी है इस न्यूक्लियर पावर स्टेशन को ठीक तरह से चलाने के लिए। देखिए, लाइसेंस मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप लापरवाही बरतें। आप प्लांट को ऑपरेट करते रहें। कोई लाइसेंस्ड कंट्रोल इंजीनियर होने के बावजूद आपको 3 साल के बाद फिर से क्लियर करना होता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी हर 3 साल के बाद आपका रिक्वालिफिकेशन होता है। इस जगह पर ये लोग प्रोफेशनल बनते हैं। सिमुलेटेड कंडीशंस में इन लोगों को ऐसी सिचुएशंस झेलनी पड़ती हैं जो शायद इन्हें प्लांट में अपने टेन्योर के दौरान ना झेलनी पड़े। लेकिन यहाँ मिली अपनी जबरदस्त ट्रेनिंग के बल पर ये भविष्य में किसी भी स्थिति के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेनीज को जिस कंट्रोल रूम में काम करना होगा, ये उसकी एक सटीक वर्किंग रेप्लिका है। यहाँ हम प्लांट के रोजमर्रा के आम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं। फिर इनफ्रीक्वेंट ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशंस आमतौर पर नहीं होते। इसके अलावा हमारे कुछ इमरजेंसी ऑपरेशंस भी होते हैं, और हम इन सभी चीजों के बारे में ट्रेनिंग भी देते हैं। ये है एक इनफ्रीक्वेंट ऑपरेशन जिसमें इन्हें किसी लाइव सिस्टम में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता, तो हम सीक्वेंस सिमुलेट करते हैं, और ये लोग हालात के हिसाब से एक्शन करते हैं, जो भी सिनेरियो होता है। जब भी हम इन्हें कोई एक्सरसाइज देते हैं तो हम इन्हें इवैल्यूएट करते हैं 9 पैरामीटर्स पर। वो पैरामीटर्स भी सेट किए जाते हैं। पैनल पर उनका ध्यान, उनका शुरुआती रिएक्शन,
सब्सिक्वेंट मैनुअल एक्शन, इनका टीम वर्क और प्रोसीजर का पालन करना। आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे क्लास 4 फेल्यूर का। एंड योर रोल्स आई विल जस्ट डिफाइन। यू आर द असिस्टेंट शिफ्ट इंजीनियर, यू आर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द पैनल्स इन द स्टेशन। तो तारापुर को कामयाबी से चलाने के लिए वर्कर्स की सेफ्टी और ट्रेनिंग बहुत अहमियत रखती है। भले ही न्यूक्लियर पावर दूसरे सोर्सेस ऑफ पावर के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद है, फिर भी लोग इसे लेकर चिंता में रहते हैं। इन द न्यूक्लियर वर्ल्ड एन एक्सीडेंट एनीवेयर इज एन एक्सीडेंट एवरीवेयर। और ऐसे ही कुछ न्यूक्लियर हादसे न्यूक्लियर हिस्ट्री पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। लेकिन इन हादसों की वजह से पूरी दुनिया में मौजूदा न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज के लिए सेफ्टी से जुड़े कुछ अहम सबक हम सबको मिले हैं। न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा दुनिया के साथ बहुत अच्छा सहयोग है। पूरी दुनिया में आज तक जो भी हादसे हुए हैं, चाहे वो 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट हो, चेरनोबिल एक्सीडेंट हो या हाल का फुकुशिमा एक्सीडेंट हो, इन सब के मामले में अंदरूनी डिटेल्स को पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छी तरह शेयर किया गया, एक्सपीरियंस हासिल किए गए और जो कमियां रही उन्हें एनालाइज किया गया। जहां तक भारत का सवाल है, हमने सेफ्टी फीचर्स को और मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। हमने नए रिएक्टर्स में और मौजूदा रिएक्टर्स में भी इन हादसों के बाद कुछ एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड कराए हैं। तो ये न्यूक्लियर प्लांट कितना सेफ है? तारापुर डिफेंस इन डेप्थ फिलॉसफी के आधार पर भी काम करता है, जिसका मतलब है कि यहाँ हादसों को रोकने के लिए कई बैरियर मौजूद हैं। इसकी शुरुआत होती है यूरेनियम से, जो सेरामिक पैलेट फॉर्म में है। इन्हें फ्यूल रॉड बनाने के लिए सील्ड जर्कोनियम एलॉय ट्यूब्स में रखा जाता है और वो बंद होती हैं स्टील प्रेशर वेसल के अंदर, और इसे बंद रखा जाता है एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर में, जिसकी दीवारें तकरीबन 2 मीटर मोटी होती हैं। आपने प्याज देखी होगी, उसमें बीच वाले हिस्से तक पहुंचने के लिए आपको कई परतें हटानी पड़ती हैं। यही फिलॉसफी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अपनाई जाती है। इसमें कई परतों के जरिए रेडियो एक्टिविटी को माहौल में पहुंचने से रोका जाता है और इसमें फिजिकल बैरियर भी शामिल है। देखिए, डिफेंस इन डेप्थ फिलॉसफी का मकसद होता है हादसे को रोकना। अब मान लीजिए हादसा हो ही जाता है तो हमें उसके नतीजों को सीमित रखना होता है और साथ ही ये कोशिश भी करनी होती है कि वो माहौल में और ज्यादा न फैले। इस प्लांट में 2 ग्रुप सेफ्टी कॉन्सेप्ट हैं। सेफ्टी से जुड़ा हर ग्रुप किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के बुनियादी सेफ्टी फंक्शंस को अंजाम दे सकता है। इसे हम कहते हैं 3C, यानी कंट्रोल ऑफ रिएक्टिविटी, कोर कूलिंग और कंटेनमेंट। तो हर ग्रुप ये सारे फंक्शन कर पाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसे हासिल करने के लिए प्लांट के लेआउट को इस तरह बनाया गया है कि आधे सेफ्टी सिस्टम एक अलग स्ट्रक्चर में मौजूद हैं और बाकी आधे प्लांट के दूसरे एरिया में मौजूद हैं। इस डोम की दीवारों को बहुत मजबूत बनाया गया है ताकि रेडियो एक्टिविटी अंदर से बाहर ना निकल सके। मोटाई के अलावा दीवार की एक दूसरी परत भी है, जिसमें 2 दीवारों के बीच नेगेटिव प्रेशर भी है, ताकि अगर कोई लीकेज हो भी जाए तो बाहर वाला प्रेशर अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव हवा को बाहर निकलने से रोक दे। दरअसल हमारे 2 बैरियर हैं, अंदरूनी दीवार और बाहरी दीवार। मान लीजिए अगर कभी लीकेज हो भी जाती है तो हमारा 1.6 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन है। लोगों को उसके बाहर ही रहने की इजाजत दी जाती है। इस एक्सक्लूजन जोन की सीमाओं से परे एनवायरनमेंट पर रेडिएशन के प्रभावों के सिलसिले में कड़ी चौकसी बरती जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एनवायरमेंटल सर्वे लेबोरेटरी नाम की एक संस्था बनाई है, जो नुकसानदेह न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच के लिए एनवायरनमेंट को लगातार टेस्ट करती रहती है। हमने अपना काम यहाँ 1964 से शुरू किया, यानी प्लांट के शुरू होने से बहुत पहले, और हम ये काम 4 दशक से ज्यादा से करते आए हैं। हम इस स्थानीय माहौल के हवा, पानी, दूध, मछली, घास, समुद्री पानी के सैंपल्स इकट्ठे करते आए हैं। माहौल निगरानी करने से जुड़ी बुनियादी बात यह है कि इस बात को दिखाया जा सके कि भारत में या फिर पूरी दुनिया में रेगुलेटरी एजेंसीज ने जो लिमिट तय कर रखी है, रेडिएशन उनसे ज्यादा न हो। तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन और अन्य न्यूक्लियर फैसिलिटीज सुरक्षित हैं और तारापुर में उनके ऑपरेशंस के कारण पर्यावरण पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता।
शायद न्यूक्लियर पावर जनरेशन का एक बड़ा फायदा ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकलती हैं और आसपास का माहौल हरा भरा रहता है। एंड वेल, ये बटरफ्लाई पार्क इस बात का सबूत है। मैं न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्डिंग के अंदर जा चुका हूं, जहां न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, और टरबाइन रूम में भी, जहां बिजली बनती है। लेकिन अभी मुझे एक इलाका और देखना है, स्पेंट फ्यूल बे एरिया। जब न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल बंडल्स को डिस्चार्ज कर देता है तो उनका क्या होता है? उसका जवाब हमें शायद यहाँ मिलेगा, है ना? या ये टैप्स 3 के लिए हमारा स्टोरेज है, तो आइए देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? ये टैप्स 3 के लिए हमारा मेन स्पेंट फ्यूल स्टोरेज पूल है, और टैप्स 4 के लिए भी ऐसा ही एक पूल है। इस पूल में हम अपने इस्तेमाल हो चुके फ्यूल को 10 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप इस बड़े पूल की बात कर रहे हैं? हाँ, बड़े पूल की। और ये वाले? ये छोटे पूल रिसीविंग बेस हैं। जब फ्यूल यानी डिस्चार्ज फ्यूल चैनल से आता है फ्रॉम द रिएक्टर, हाँ रिएक्टर से, तो ये जोड़ों में आता है। इसके 2 बंडल आते हैं, हम उन्हें यहाँ रिसीव करते हैं और फिर उन्हें बड़े पूल में पुश कर देते हैं। फिर उन्हें उन स्टोरेज ट्रेज में रखा जाता है। आप वहाँ जो देख रहे हैं वो ट्रेज है, तो हम उन्हें वहाँ स्टोर करके रखते हैं। ये पानी कूलिंग और शील्डिंग दोनों कामों के लिए। तो ये रेगुलर वाटर है या कुछ और है? ये डीएम वाटर है। डीएम का ये मतलब? डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है। हम पानी की प्योर केमिस्ट्री को कायम रखते हैं। ये खास पानी नहीं होता है, ये नॉर्मल पानी ही होता है। ओके, तो क्या हम इसे नजदीक से देख सकते हैं? हाँ। पिछले कुछ वर्षों के दौरान फ्यूल के जो बंडल इस्तेमाल किए गए हैं, उन्हें 9 मीटर से भी ज्यादा गहरे और डीमिनरलाइज्ड वाटर से भरे इस बड़े से पूल में रखा जाता है। जब किसी फ्यूल बंडल को हटाया जाता है तो उसमें से गर्मी और रेडिएशन निकल रहा होता है। तो बंडल को ठंडा करने और रेडिएशन को रोकने के लिए इसे पानी के इस पूल में रखते हैं, जिसे कहा जाता है स्पेंट फ्यूल स्टोरेज बे। इन्हें कम से कम 4 साल तक ठंडा किया जाता है। उसके बाद इन्हें रीप्रोसेसिंग के लिए भेजा जा सकता है। ये है स्पेंट फ्यूल रिसीविंग बे, जिसके बारे में मैंने ऊपर आपको बताया था। आज सुबह हमने एक चैनल L11 को रिफ्यूल किया है। ओके, तो उस चैनल के ऐसे एक स्पेंट फ्यूल बंडल को डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो अभी आप एक ऐसे स्पेंट फ्यूल बंडल को देखेंगे जिसे अभी 2-3 घंटे पहले ही रिफ्यूल किया गया था। तो ये इस रिसीविंग बे से स्टोरेज बे में जाएगा। हमें सिर्फ एक ही चीज बचा रही है, वो है ये शील्डिंग, यानी ये पानी हमें बचा रहा है। ये एक बहुत ही बढ़िया रेडिएशन शील्ड है, और साथ ही ये फ्यूल बंडल की जबरदस्त गर्मी को भी जज्ब कर लेता है। तो ये एक तरह से फ्यूल बंडल को ठंडा भी कर रहा है और शील्डिंग भी कर रहा है। इसका मतलब आप वाटर टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखते होंगे? हम पानी के टेम्परेचर और उसकी गहराई दोनों को कायम रखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी 5.5 मीटर गहरा है, यानी यहाँ इसकी इतनी गहराई है। और ये पानी इतना साफ है कि फर्श पर पड़ी हर चीज एकदम साफ साफ नजर आ रही है। अब एक क्रिटिकल क्वेश्चन, इस पानी के ग्राउंड वाटर या किसी और सोर्स ऑफ वाटर के साथ मिलने के कितने चांसेस होते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये चांस तो ना के बराबर है। इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ आपको SS प्लेट्स नजर आ रही होंगी। SS का मतलब? SS यानी स्टेनलेस स्टील प्लेट्स। ओके, नो सीक्रेट सर्विस। यहाँ स्टेनलेस स्टील की 304 प्लेटें हैं, और इस पूरे पूल में ये प्लेटें लगी हुई हैं, और एक लेयर के पीछे प्लेटों की एक और लेयर भी है। इसके अलावा दूसरे सिस्टम्स भी हैं। यहाँ फर्श को 5 मीटर तक वाटर प्रूफ भी किया गया है, और साथ ही वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट भी हुआ है। यानी हम इसे एक बहुत ही मजबूत वॉल्ट कह सकते हैं, हाँ, ये बहुत मजबूत है। हमने इसे लेकर बहुत सारे क्वालिटी एश्योरेंस चेक्स किए हैं, और इनमें वैक्यूम बॉक्स टेस्टिंग और DPT वगैरह भी शामिल है, ताकि इसमें से कुछ लीक ना हो सके। स्पेंट फ्यूल बंडल्स इस तरफ से बाहर आते हैं। तो हमें बंडल नजर आएंगे? हाँ, हमें वो बंडल नजर आएंगे जिन्हें या तो हमने रिफ्यूल किया है या जिन्हें सुबह चैनल से डिस्चार्ज किया गया है। मैंने तो कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों के सामने इस तरह का न्यूक्लियर ट्रांसफर होता देखूंगा। वो है स्पेंट फ्यूल बंडल्स। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, मुझे जो नजर आ रहा है वो क्या शेल है या फिर वो असली फ्यूल है? ये असल में फ्यूल है।
आप फिलहाल देख सकते हैं कि स्पेंड फ्यूल बंडल पर कुछ नीलापन सा नजर आ रहा होगा। यानी इनका कलर ही सिर्फ ब्लू नहीं है, इनकी चमक भी ब्लू है। इट्स लाइक एमिटिंग लाइट। जी हाँ, इसे कहते हैं सेरेंकोफ लाइट। ये किसी स्पेंड फ्यूल बंडल की एक खास पहचान होती है। एक्चुअली इस वाटर मीडियम में इन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की जो रफ्तार होती है इस मीडियम में लाइट की रफ्तार से ज्यादा है, इसी वजह से ये नीला रंग दिख रहा है। और इसकी खोज की थी सेरेंकोफ नाम के एक वैज्ञानिक ने, तो इसे ये नाम मिल गया। तो किसी थर्मल पावर प्लांट में कोयला दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्पेंट फ्यूल दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब हम इस्तेमाल हो चुकी इन यूरेनियम फ्यूल रॉड्स को यहाँ पर आते देखेंगे तो उन्हें इन केसेस में स्टोर किया जाएगा। उसके बाद प्लूटोनियम को उनसे निकाला जाएगा, जिसे फिर से न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर यूज किया जा सकेगा। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेज वाला है, जिसका सपना इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के पितामह डॉक्टर होमी भाभा ने देखा था। स्टेज 1 में नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए फ्यूल के तौर पर होता है। इसके अलावा प्लूटोनियम 239 भी पैदा होता है। स्टेज 2 में प्लूटोनियम 239 को थोरियम के साथ बिजली पैदा करने के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा U233 को भी पैदा किया जाएगा। स्टेज 3 में यूरेनियम 233 के साथ थोरियम का इस्तेमाल बिजली पैदा करने और ज्यादा यूरेनियम 233 जनरेट करने में होगा। न्यूक्लियर पावर जनरेशन के मामले में एक खास बात यह है कि प्लांट को लगातार चलाया जा सकता है और बिजली बिना किसी बाधा के पैदा हो सकती है।